देव, अरे ओ देव, जल्दी आ नीचे। हॉल में डाइनिंग टेबल पर तेरा ब्रेकफास्ट लगा चुकी हूँ। जल्दी आकर नाश्ता कर ले, तेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। गौरव भी तुझे लेने आता ही होगा। वंदना जी अपने बेटे देवेंद्र शर्मा को आवाज लगाकर बुलाती हैं। वंदना जी ब्रेड में बटर लगाती हुई अपने मन में भुनभुनाती हैं, एक भी बात नहीं मानता मेरी। इस लड़के का तो अब शादी करनी ही होगी, तभी जाकर ये सुधरेगा। ना समय पर नाश्ता करता है, ना समय पर बुलाओ तो आता है, नाश्ते के लिए बुलाओ तो थोड़ी देर बाद, खाने के लिए कहो तो भूख नहीं। हद हो गई, इस लड़के का कोई जवाब ही नहीं। अब मुझसे ये लड़का नहीं संभलने वाला। क्या हुआ वंदना जी, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? सुबह का वक्त है, हंसते मुस्कुराते रहिए, बीपी कंट्रोल में रहेगा। महेश शर्मा मुस्कुराते हुए वंदना जी से पूछते हैं। वंदना जी गुस्सा करती हुई कह देती हूँ, आप अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ लीजिए। अब मुझसे इसकी देखभाल नहीं हो पाती। वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता, बस अपनी ही सुनाता और मनमानी करता है। अच्छा अच्छा, ठीक है वंदना जी, ढूंढ लेंगे बहू, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पहले आप अपने लाडले देव को तो शादी के लिए राजी कर लीजिए। शर्मा जी नाश्ता करते हुए बोलते हैं। मेरी कहाँ सुनता है देव, जो मैं उससे कुछ कहूँ आप ही कुछ करिए। देव आपकी बात नहीं टालेगा। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन वो तो मेरी भी बात नहीं मानता। अच्छा, ऐसा करता हूँ, मैं पुण्यदेव को कॉल कर देता हूँ। वो दोपहर में आकर लड़की की तस्वीर लाकर आपको दिखा देगा। फिर आपको जिस लड़की की तस्वीर अच्छी लगे उसे पसंद करके रखना, और मैं शाम को घर आकर आपसे बात कर लूँगा। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, क्या बातें हो रही हैं? गौरव घर के अंदर आता हुआ बोलता है। बहुत अच्छे समय पर आए हो बेटा, तेरे ही दोस्त देव की शादी की बात हो रही है, वंदना जी गौरव से बोलती हैं। गौरव हंसता हुआ, हाँ हाँ, अच्छा आंटी, देव शादी के लिए तैयार हो गया? अभी नहीं बेटा, अभी तो हमने लड़की भी नहीं देखी, पर दोपहर में पुण्यदेव जी लड़की की तस्वीर लेकर आने वाले हैं। और सुन, कह देती हूँ, ऑफिस से आते वक्त सीधे अपने घर मत चले जाना, ये नेक काम तुझे ही पूरा करना होगा। कौन सा नेक काम आंटी? अब मुझे बेवकूफ़ मत बना, सब जानती हूँ तेरा इस तरह से बोलने का मतलब। तुम भी देव की तरह मत बनो। लेकिन आंटी, जब तक देव को कोई लड़की पसंद नहीं आ जाती, फिर हम शादी की बात उससे कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, उसकी फिक्र मत कर, लड़की की तस्वीर मैं पसंद करूँगी। बस तू अपने दोस्त को एक बार लड़की से मिलने के लिए मना लेना, बाकी का काम मेरा रहेगा। ठीक है आंटी, इस बारे में शाम को बात करता हूँ आपसे मिलकर, कब क्या और कैसे क्या हैंडल करना है। देव ने नाश्ता किया? गौरव वंदना जी से पूछता है। नहीं बेटा, वह तो अभी तक नीचे हॉल में ही नहीं आया। मैंने तो उसको आवाज़ भी लगाई है, पर वो मेरी कहाँ सुनता है। ये लो नाश्ते का प्लेट, और जाओ उसके कमरे में कह देना नाश्ता कर लेगा। ओके आंटी, अभी उसे लेकर नीचे आता हूँ। गौरव नाश्ते की प्लेट लेकर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ देव के कमरे की तरफ जाने लगता है। वंदना जी, गौरव और देव की यारी कितनी पक्की है ना। बचपन से लेकर आज तक दोनों में कभी भी कट्टी नहीं हुई, बस मित्रता ही मित्रता रही। शर्मा जी गौरव को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखते हुए बोलते हैं। हाँ शर्मा जी, ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता है। भगवान ना करे इन दोस्तों की दोस्ती को किसी की भी नज़र लगे, दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते हुए रहें। वंदना जी, मेरा नाश्ता तो हो गया, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैं रास्ते में पुण्यदेव को कॉल करके कह दूंगा कि वह तुम्हें तस्वीर लाकर दिखा दे। तुम अपने देव के लिए अच्छी सी बहू पसंद कर लेना। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, बाकी की बातें शाम को आकर करता हूँ। हाँ ठीक है, हम शाम को बातें करते हैं। देव देव, कहाँ हो यार, कैसे दोस्त हो यार, कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, बोलता भी नहीं। गौरव चिल्लाता हुआ देव के कमरे में चला जाता है। तुझे पता है ना, जब मैं किसी काम को कर रहा होता हूँ तो उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। देव अपने कमरे में एक तस्वीर बनाता हुआ बोलता है। हाँ हाँ, पता है, तू उसे पूरा करके ही छोड़ता है, पर आज कौन सा काम को पूरा कर रहा है? ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, चल जल्दी से नाश्ता करना, ऑफिस में बॉस की डांट से गरम गरम नाश्ता करना पड़ेगा। बस थोड़ी देर और रुक जा, बस हो ही जाएगा। क्या यार, तू भी ना, जब तुझे पता है तू पिछले 2 साल से एक ही तस्वीर को बार बार बनाता है मिटाता है,
और तू ही खुद बोलता है अभी भी इस तस्वीर में कुछ अधूरापन है। कभी इस तस्वीर की लड़की की आंखें, तो कभी नाक, तो कभी बाल, तो कभी कुछ और ही। हर बार तेरी ये तस्वीर अधूरी ही बनती है, फिर भी तू बनाना छोड़ता ही नहीं। क्या यार, छोड़ना। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ। बाहर की दुनिया भी बहुत प्यारी है। तो क्या करूं गौरव, एक ही ख्याल, एक ही तस्वीर मेरे जहन में बार बार आती है। मैंने बहुत कोशिश की इससे दूर भागने की, लेकिन जितना ही दूर भागना चाहता हूँ, उतना और अधिक ही दिल बेचैन सा हो जाता है। और जब जब इस तस्वीर को बनाता हूँ, तो दिल को राहत मिलने लगती है। कभी खुली आंखों से, तो कभी बंद आंखों से इस अधूरी तस्वीर को फिर से बनाने लगता है। पता नहीं दोस्त, इस तस्वीर से मेरा क्या रिश्ता जुड़ा है। देव निराशा भरी आवाज में बोलता है। अच्छा चल, अब ठीक है, जरा समय तो देख क्या हो गया। गौरव देव को समय दिखाते हुए बोलता है। ओह सिट, 10 बज गए। हाँ जनाब, 10 बज गए। चल ऑफिस, नहीं तो तेरी भी डांट मुझे ही पड़ने वाली है। गौरव जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और देव बाइक के पीछे सीट पर बैठ जाता है। दोनों ही ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही ऑफिस के मैनेजर महेंद्र सर दोनों को गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोलते हैं, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। बार बार एक ही गलती, बस लेट आने की आदत। अब जाओ अपने केबिन में और अपना काम करो। यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो। दोनों ही अपने अपने केबिन में जाकर काम करने लगते हैं। इधर देव के घर पर पुण्यदेव बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर लेकर आते हैं और वंदना जी को बारी बारी से एक एक करके सारी तस्वीर दिखाते हैं। वंदना जी को कोई भी तस्वीर पसंद नहीं आती। फिर पुण्यदेव जी कहते हैं, मुझे पता चल गया आपको किस तरह की लड़की चाहिए। पुण्यदेव जी झट से अपनी बैग के अंदर से एक तस्वीर निकाल कर कहते हैं, इस तस्वीर को देखिए वंदना जी, इसका नाम रागिनी है। बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुणों से संपन्न है। अरे हाँ, ये तो बहुत सुंदर है, गोरी और लंबी भी है। हाँ, और एकदम संस्कारी और बहुत ही अच्छे परिवार से। इनके घर में दादा दादी, बुआ चाची, माता पिता सभी साथ में मिलकर रहते हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है और रागिनी शर्मा नाम है। बीए फर्स्ट क्लास पास है। आप कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? अभी नहीं पुण्यदेव जी, पहले मैं शर्मा जी से बातें कर लूं, फिर उसके बाद आपको कॉल करके बता दूंगी। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। वंदना जी, अब चलता हूँ। ठीक है, मैं कल सुबह आपको कॉल करती हूँ। हाँ जरूर, मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। पुण्यदेव वंदना जी के घर से चला जाता है। वंदना जी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती हैं। शाम हो चुकी थी। वंदना जी घर के मेन दरवाजे पर खड़ी होकर शर्मा जी के आने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद शर्मा जी भी घर आ जाते हैं। शर्मा जी वंदना जी के चेहरे पर खिलती मुस्कान की लकीरों को देखते हुए बोलते हैं, अरे वाह वंदना जी, लगता है आपको बहू की तस्वीर मिल चुकी है और आप ये बात मुझे बताने के लिए बेचैन हो रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी, लेकिन पहले आप फ्रेश हो जाइए, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बातें करते हैं। नहीं नहीं वंदना जी, पहले बातें कर लेते हैं, फिर फ्रेश होता रहूँगा। अच्छा ठीक है, आइए ये देखिए, मोबाइल में ये रागनी की तस्वीर। लड़की में बहुत सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है ये लड़की, संस्कारी भी है। इसका पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं। मुझे तो ये लड़की बहुत ही पसंद है। अगर आपको पसंद है तो देव को ये तस्वीर दिखाऊं? हाँ, लड़की की तस्वीर तो बहुत ही सुंदर है। मुझे लड़की की तस्वीर बहुत पसंद है, लेकिन क्या देव शादी के लिए मान जाएगा? आप इस बात की फिक्र मत कीजिए, उसका इंतजाम हमने कर दिया है। मैंने गौरव को कॉल कर दिया है, वे दोनों घर आते ही होंगे। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। हाँ अभी बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद ही वंदना जी के कानों में बाइक की हॉर्न सुनाई पड़ती है। लगता है दोनों ही घर आ गए। वंदना जी तेजी से पाँव चलाती हुई घर के मेन दरवाजे को खोलकर बोलती हैं, आ गए तुम दोनों? हाँ आ गया, लेकिन तुमने गौरव को क्यों बुलाया है? देव अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछता है। क्यों नहीं बुला सकती क्या? सिर्फ तुम्हें ही गौरव से काम होते हैं? अरे माँ, ऐसा नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा ठीक है, तुम गौरव से बातें करो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वंदना जी गौरव को रागिनी की तस्वीर दिखाकर पूछती हैं, देख और बता, देव और रागिनी की जोड़ी कैसी रहेगी? अच्छा तो रागिनी नाम है इस लड़की का। गौरव तस्वीर को गौर से देखता हुआ कहता है।
हाँ, रागिनी नाम है। क्यों, नाम पसंद नहीं आया? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। नाम भी बहुत सुंदर है और लड़की की तस्वीर भी बहुत खूबसूरत है और दोनों की जोड़ी साथ में खूब जचेगी। तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अच्छा ऐसा कर, तू देव से बातें करके इसी रविवार को लड़की वालों के घर जाने के लिए देव को तैयार कर ले और मैं देव के पापा से कह देती हूँ वो पुण्यदेव जी को फ़ोन कर लें। नहीं नहीं आंटी, अभी नहीं। गौरव वंदना जी को रोकते हुए कहता है। क्यों, अभी क्यों नहीं? वंदना जी गौरव से पूछती हैं। आंटी, अभी मैं देव से बातें कर लूं, उसे इस बात के लिए पहले राजी तो कर लूं, फिर उसके बाद आप अंकल जी से फ़ोन करवा देना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम देव के पास जाओ इस तस्वीर को लेकर, तब तक मैं गर्मा गर्म प्याज आलू की पकौड़ी और चाय बनाकर लाती हूँ। ओके आंटी, मैं देव से बातें करता हूँ। गौरव रागिनी की तस्वीर लेकर देव के कमरे में चला जाता है। देव गौरव को अपने कमरे में देखकर पूछता है, क्यों अभी तक घर नहीं गया? आंटी परेशान हो जाएंगी। जा आप घर जा, मैंने माँ को कॉल करके बता दिया आज घर लेट से आऊँगा। अच्छा, इसकी वजह और यहाँ रुकने का कारण भी बता दे। गौरव मुस्कुराते हुए, वही बताने के लिए तो आया हूँ। अच्छा तो बोल, चुप क्यों है? पहले प्रॉमिस कर मेरी बात मानोगे? यार तेरी बात कब मैंने टाला है? हाँ, अगर तू शादी की बात करने आया है तो सीधा सीधा जवाब है, मुझे अभी शादी नहीं करना है। क्या यार, एक बार लड़की की तस्वीर तो देख ले और जाकर मिल, फिर तुझे अच्छी लगे तो हाँ बोल, अगर अच्छी नहीं लगी तो तेरा फैसला हाँ या ना कह दे। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। देव गुस्साता हुआ बोलता है। अच्छा बाबा ठीक है, अब ये देख, इस लड़की की तस्वीर रागनी नाम है, कैसी लगी तुझे? गौरव रागनी की तस्वीर देव की तरफ करते हुए, देखना लड़की की तस्वीर बहुत अच्छी है पर मुझे शादी नहीं करना। देव गौरव से कहता है। फिर से वही सुनी सुनाई बात, शादी नहीं करना, शादी नहीं करना। गौरव देव पर गुस्साता हुआ बोलता है। देख गौरव, अगर तुझे इतना ही पसंद है इस लड़की की तस्वीर तो तू ही शादी कर लेना। देव भी झट से एक ही सांस में बोल पड़ता है। वाह जी वाह, अच्छा कहा तूने, मैं शादी कर लूँ। अच्छा ठीक है, एक बार लड़की से मिलकर तो देख, अगर तुझे पसंद ना आए तो फिर मेरी शादी इस लड़की के साथ पक्की। गौरव देव को प्यार से कहता है। क्यों, क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुला है? तुम मेरे छोड़ी हुई लड़की से क्यों शादी करेगा? तू अपनी पसंद की लड़की से कर ले। देव गौरव की तरफ देखते हुए कहता है। अच्छा, इसका मतलब तुझे ये लड़की पसंद है? गौरव तेज आवाज में बोलता है। तभी उसी वक्त वंदना जी देव के कमरे में नाश्ता लेकर पहुंच जाती हैं और गौरव की बातें सुनकर कहती हैं, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार ना नहीं कहेगा। देव बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी हाँ सुनकर। मैं अभी तेरे पापा से कहकर पुण्यदेव जी को कॉल करवाती हूँ और रागिनी से मिलने की बात इसी रविवार के दिन तय करवाती हूँ। देव अपनी माँ को रोकते हुए, नहीं माँ, माँ रुको, बेटा तू नाश्ता कर, मैं अभी बहुत खुश हूँ। वंदना जी ऐसा कहकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। वंदना जी के जाने के बाद देव गौरव को पीटता हुआ, सब तेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी तुझे इस तरह तेज आवाज में बोलने की? अब तू ही जाना लड़की को देखने, मैं नहीं जाने वाला। अच्छा जी, जाना तो तुझे ही पड़ेगा, तूने हाँ कहा है, तेरी लड़की देखने जानी है तो मैं क्यों जाऊं? अच्छा सुनना मेरे दोस्त, एक बार देखने में क्या हर्ज है, मिलकर दो चार बातें करना, अगर पसंद ना आए तो ना कर देना। देव खुद की बनाई तस्वीर की तरफ देखते हुए बोलता है। गौरव, और इस तस्वीर का क्या करूं? तो तुझे पता है ना मेरी सभी बातें, फिर भी तुम मेरी शादी करवाने पर तुले हो। गौरव देव को समझाते हुए, यार ये सिर्फ तुम्हारी सोची हुई ख्याल है और उन्हीं ख्यालों से निकली एक अधूरी तस्वीर है, लेकिन मैं इस तस्वीर के जैसी लड़की से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता इस तस्वीर की लड़की से मेरी मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन दिल को ऐसा लगता है जैसे वो मुझ में ही है, बस मुझे पहचानने की देरी है। दोस्त, क्या सच में इस तस्वीर की कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है? देख देव, अगर तेरी किस्मत में इससे मिलना लिखा होगा तो तू जरूर मिलेगा। अच्छा अब छोड़ इन सब बातों को और सुन, संडे को तैयार हो जाना अंकल आंटी के साथ जाने के लिए। ठीक है, एक शर्त पर ही जाऊंगा, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा। यार तेरी शादी होने वाली है,
तू जाना, मुझे कबाब में हड्डी क्यों बनाना चाहता है? तो फिर लड़की देखने जाना कैंसिल। अच्छा अच्छा ठीक है, कैंसिल मत कर, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये हुई ना दोस्ती वाली बात। चला पकौड़ियाँ खा ले और घर रात होने से पहले चला जा, वरना आंटी परेशान हो जाएंगी। देव गौरव से कहता है। शर्मा जी पुण्यदेव जी को कॉल करके संडे के दिन लड़की वालों से मिलने की बात पक्की कर लेते हैं। अगले दिन वंदना जी शाम को देव के साथ मार्केट जाकर लड़की के लिए कपड़े और गहने खरीदती हैं। देव ये सब देखकर कहता है, माँ ये सब अभी से क्यों ले रही हो? बेटा हमारे घर का रिवाज है, हम लड़की देखने खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ उपहार लेकर ही जाते हैं। लेकिन माँ, वहाँ शादी अभी पक्की नहीं हुई है। तो क्या हुआ बेटा, शादी पक्की हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और सुन, तू भी अपने लिए एक अच्छा सा हाफ ब्लेजर वाला मैच शर्ट ले ले, तू पहन कर जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके माँ ठीक है, ले लूँगा। थोड़ी देर बाद माँ और बेटे घर आ जाते हैं। माँ मैं अपने कमरे में जाता हूँ, आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लेती आना। ठीक है बेटा तू जा, मैं बना कर लाती हूँ। देव अपने कमरे में जाकर कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेटकर आराम करने की कोशिश करता है। जैसे ही देव अपनी आंखें बंद करता है, वह देखता है एक धुंधली धुंधली तस्वीर के आगे पीछे देव भागता हुआ खुद को देखता है। इतने में देव घबराकर उठ जाता है। ये क्या था? मैं उस तस्वीर के आगे पीछे क्यों भाग रहा था? और अभी तो मैं नींद में भी नहीं सोया था, बस अपनी आंखें बंद की थीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कहूँ भी तो किससे कहूँ? ऐसा करता हूँ, गौरव को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, उसे क्यों परेशान करूँ? वैसे भी वो कल सुबह मेरे पास आने ही वाला है, कल बातें करता हूँ। देव खुद से बातें ही कर रहा था, तभी उसी वक्त वंदना जी कॉफ़ी लेकर आती हैं और देव को परेशान देखकर पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? देव हंसता हुआ, हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, कॉफ़ी पी ले और सुन, डिनर बना रही हूँ, 1 घंटे में नीचे हॉल में आ जाना खाना खाने के लिए। हाँ माँ मैं आ जाऊँगा। वंदना जी देव के कमरे से चली जाती हैं। देव कॉफ़ी पीता हुआ खुद की बनाई तस्वीर को देखकर बातें करने लगता है। कौन हो तुम? क्यों तुम मेरे सपनों में बार बार आया करती हो? क्या सच में मैं तुमसे मिल पाऊंगा? देव की बातों से सभी तस्वीरों में हलचल सी होने लगती है और एक मुस्कुराती हुई तस्वीर देव के करीब आकर हवा के सहारे उसके सीने से लग जाती है। देव भी तस्वीर को अपने सीने से चिपका लेता है और कहता है, क्यों पहेली बनकर हो तुम इस तस्वीर में? कब आओगी मेरी हकीकत बनकर जिंदगी में? थोड़ी ही देर में हवा की सरसराहट तेजी में होने लगती है और सारी तस्वीर इधर उधर कमरे में फैल जाती हैं। देव एक एक करके सभी तस्वीरों को उठा उठा कर एक जगह अच्छे से रख देता है और पेंटिंग स्टैंड निकाल कर फिर से उसी लड़की की तस्वीर बनाने लगता है। देव तस्वीर बनाने में देव इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि माँ की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वंदना जी देव के लिए एक थाली में खाना निकाल कर कमरे में आकर रखती हुई कहती हैं, बेटा कब से आवाज़ दे रही हूँ खाना खाने के लिए, तू नहीं आया खाना खाने नीचे हॉल में, तो मैंने तेरे लिए खाना निकाल कर ला दिया है। और सुन, पहले खाना खा ले, बाद में पेंटिंग कर लेना, खाना ठंडा हो जाएगा। सॉरी मम्मी, मैं आवाज़ नहीं सुन पाया, आप खाना रख दो मैं खा लूँगा। वंदना जी खाना रखकर चली जाती हैं। देव बार बार तस्वीर बना बना कर फेंकता जाता है और दूसरे पेपर पर फिर से तस्वीर बनाने लगता है। देव को तस्वीर बनाते बनाते रात के 2 बज जाते हैं। अब देव की आंखें नहीं खुलती, फिर भी तस्वीर बनाता रहता है और कहता है, आज मैं तस्वीर को पूरा बनाकर ही रहूँगा। इसी क्रम में देव को नींद आने लगती है। देव तुरंत ही नींद के आगोश में चला जाता है। देव गहरी नींद में सो जाता है। सुबह के 9 बज चुके थे। शर्मा जी हॉल में बैठकर चाय पीते हुए पेपर पढ़ते हैं। तभी उनके मोबाइल पर पुण्यदेव जी का कॉल आता है। हेलो पुण्यदेव जी, कहिए, सब समाचार ठीक हैं? हाँ सब ठीक हैं। यहाँ रागिनी के घर पर आप लोगों के आने की स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए सोचा आपसे फ़ोन करके पूछ लूँ। यहाँ निकलने की तैयारियां हो रही हैं? जी हाँ हाँ, 11 बजे तक हम सब पहुँच जाएंगे। अच्छा तो ठीक है शर्मा जी, अब फ़ोन रखता हूँ। शर्मा जी वंदना जी को कहते हैं, वंदना जी सब तैयारियां हो चुकी हैं लड़की वालों के घर पर जाने की?
हाँ शर्मा जी, हमने तो कल ही सारी तैयारियां कर ली थीं और मैं खुद भी तैयार हो रही हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। अरे हाँ हाँ, हो जाऊंगा। लेकिन आपका बेटा नहीं दिखाई दे रहा। कहीं चुपके से तो वो कहीं चला तो नहीं गया? नहीं नहीं शर्मा जी, वह अपने कमरे में ही होगा शायद। सो रहा है, अभी जाकर उसे जगाती हूँ। वंदना जी देव के कमरे की तरफ जाती ही हैं, तभी उनके मोबाइल पर गौरव का कॉल आता है। हेलो बेटा, बोलो। आंटी देव को कब से कॉल लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा वह। घर पर तो है। हाँ बेटा, घर पर ही है। वह अभी तक सो रहा है। अच्छा बेटा, तू ऐसा कर, 10 बजे ही यहाँ आ जाना। 11 बजे रागनी के घर पहुँचना है। ओके आंटी, मैं आ जाऊँगा। वंदना जी देव के कमरे में आती हैं। देव अपने कमरे में नीचे जमीन पर सोया पड़ा था। वंदना जी देव को उठाती हुई कहती हैं, उठो बेटा, इस तरह जमीन पर क्यों सोए हो? और तुमने रात में खाना भी नहीं खाया? देव नींद में ही बोलता है, माँ मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। तभी वंदना जी की नज़र एक जैसी बहुत सारी तस्वीरों पर पड़ती है। ये सब क्या है बेटा? एक ही लड़की की तस्वीर, वो भी इतनी सारी। लड़की की तस्वीर की आवाज़ देव के कानों में पड़ते ही देव झट से उठकर बोलता है, मम्मी बार बार गलत हो जा रही थी, इसलिए बार बार बनाया। अच्छा ठीक है मम्मी, आप यहाँ से जाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देव अपने कमरे से वंदना जी को भेज देता है और जल्दी जल्दी सारी तस्वीर को एक एक करके सभी तस्वीरों को उठाकर एक बड़ी सी फाइल में रख देता है। देव पेंटिंग स्टैंड को हटाकर साइड में रखने के लिए जाता है। देव अपनी नींद में बनाई हुई तस्वीर को देखकर हैरान हो जाता है। ये तस्वीर हमने बना ली। देव अपनी बनाई तस्वीर को देखकर उसे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने ये तस्वीर पूरी तरह से बना ली। अब मेरी तस्वीर अधूरी नहीं। देव तस्वीर को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। देव फ्रेश होकर तैयार हो जाता है और जल्दी जल्दी नीचे हॉल में आकर हंसता हुआ अपनी माँ से कहता है, नाश्ता लगा दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। वंदना जी डांटती हुई, हाँ क्यों नहीं लगेगी, रात भर जो भूखा सोकर उठा है तो अब जोर की भूख लगनी ही है। देव मुंह बनाता हुआ, मम्मी आंख लग गई थी, अब नाश्ता लगा भी दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो, और अच्छे से खूब भरपेट खाओ। वंदना जी देव को प्यार करती हुई बोलती हैं, बेटा आज तुझे हंसता हुआ देखकर मैं खुश हूँ। माँ आप भी ना, मैं कब रोता हूँ। और रोटियां लो बेटा। नहीं माँ, अब नहीं। और गौरव भी आता ही होगा। आता होगा या आ चुका हूँ। गौरव घर के अंदर आकर बोलता है, आ गया, आ मेरे साथ नाश्ता कर। देव गौरव से कहता है, नहीं नहीं देव, मैं नाश्ता करके आया हूँ। और बता, आज बहुत खुश दिख रहा है। रागनी जी से मिलने की खुशी है या फिर कोई और ही बात है? नहीं मेरे दोस्त, आज मेरा खुश होना, मेरी खुशी का राज कुछ और ही है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, रात भर में कौन से राज से मुलाकात हो गई जो तुझे खुशियों का खजाना दे गया और तेरे होठों पर बार बार स्माइल आने लगी? 2 मिनट रुक, नाश्ता करके बताता हूँ। देव नाश्ता करते हुए गौरव से बोलता है। देव जल्दी जल्दी नाश्ता करके गौरव के हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर खुद की बनाई हुई तस्वीर दिखाते हुए कहता है, अब बताओ, मेरी बनाई तस्वीर में कोई कमी तो नहीं? अब ये तस्वीर अधूरी तो नहीं? गौरव तस्वीर को देखते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहता है, हाँ यार, पर ये चमत्कार कैसे हुआ? इतना खूबसूरत लड़की की तस्वीर तुमने बिना देखे कैसे बना लिया? इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अप्सरा हो। अब ये तस्वीर बिल्कुल भी अधूरी नहीं, एकदम परफेक्ट है। सो ब्यूटीफुल। देव बेटा, गौरव बेटा, जल्दी से नीचे आ, लड़की वालों के घर पर जाने का वक्त हो चुका है। तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे हो? वंदना जी आवाज लगाकर दोनों को बुलाती हैं। गौरव देव का हाथ पकड़कर कहता है, चल देव, इस तस्वीर के बारे में बाद में बातें करते हैं, आंटी बुला रही हैं। गौरव देव को नीचे लेकर आता है। हाँ जी, हम आ गए, अब चलें, गौरव आंटी से कहता है। महेश शर्मा जी, वंदना जी, देव और गौरव सभी एक ही कार में बैठकर लड़की वालों के घर के रास्ते की तरफ चल देते हैं। लड़की के घर पहुंचते ही लड़की के माता पिता, चाचा चाची सभी मिलकर लड़का परिवार वालों की खूब खातिरदारी करते हैं। वंदना जी कहती हैं, अब लड़की रागनी को बुलाइए। थोड़ी ही देर बाद लड़की को लेकर उसकी बुआ आती हैं। रागनी गुलाबी साड़ी पहने हुई, हाथ में जल से भरा कलश लेकर आती है। वंदना जी चेयर से उठकर झट से अपने हाथों में जल से भरे कलश को लेकर
रागिनी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। वंदना जी, शर्मा जी रागिनी से बातें करते हैं। फिर देव को भी कहते हैं, देव बेटा, रागिनी से मिलो, बातें करो। देव अपनी नज़र झुकाए हुए बोलता है, देख चुका हूँ, आप सभी ही बातें कीजिए। गौरव देव को टोकता हुआ पूछता है, झूठा, तूने कब देखा? एक बार भी अपनी नज़र रागिनी की तरफ की ही नहीं और देख लिया। गौरव, तू देख लेना, मैं देखूं या तू देखे, बात एक ही बराबर है। देव गौरव से कहता है। इतने में रागिनी की माँ दोनों की बात सुनकर कहती हैं, मुझे लगता है लड़का और लड़की को कुछ देर अकेले में छोड़ देना चाहिए। इन दोनों को जो भी बातें करनी होंगी आपस में कर लेंगे। इतने में सभी उठकर अलग अलग कमरे में जाने लगते हैं। गौरव भी उठता है, लेकिन देव गौरव का हाथ पकड़कर बैठा देता है। तू बैठना, तू मुझे अकेला क्यों छोड़कर जा रहा है? अच्छा ठीक है बाबा, नहीं जाता। गौरव बैठता हुआ बोलता है, हाय रागिनी जी, मैं गौरव, देव का दोस्त। गौरव रागिनी से बातें करता हुआ बोलता है, हाय गौरव जी, लगता है आपके दोस्त को लड़कियों से बातें करने में शर्म आती है, जो चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे शांति समारोह में आए हैं। रागिनी की बातें सुनकर देव हंसता हुआ, हाँ हाँ, क्या ऐसा नहीं है रागिनी जी, मुझे अभी शादी करने का मूड ही नहीं था, इसलिए सोचा क्या बातें करूं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन एक बार मेरी तरफ देख तो लीजिए, वरना मुझे लगेगा शायद मैं आपके लायक ही नहीं। रागिनी देव से कहती है। देव अपनी नज़र रागिनी की तरफ करते हुए बोलता है, नहीं नहीं रागिनी जी, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। रागिनी अपना हाथ देव की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। वैसे मुझे भी अभी शादी नहीं करनी, वो तो मम्मी पापा की जिद थी, इसलिए हाँ करना पड़ा। देव अपना हाथ रागिनी से मिलाता हुआ कहता है, हाँ हाँ, हम दोनों ही क्यों, हम तीनों को दोस्त बन जाने चाहिए, और दोस्त बनने में तो कोई बुराई ही नहीं है। बस बस फायदे ही फायदे हैं। गौरव, सही बोला ना मैंने? तू भी अपना हाथ मिलाना रागिनी जी से। गौरव रागिनी से हाथ मिलाता है और घर वालों को आवाज लगाकर बुलाकर कहता है, अंकल आंटी, अभी बातें फाइनल रिश्तों तक नहीं पहुंची, लेकिन दोस्ती पक्की वाली हो चुकी है। सभी गौरव की बातें सुनकर हंसते हुए ताली बजाकर कहते हैं, दोस्ती हो गई तो रिश्तों में बदलते देर नहीं लगती। महेश शर्मा जी लड़की के पापा से कहते हैं, विनय शर्मा जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। विनय शर्मा महेश शर्मा जी के गले मिलते हुए कहते हैं, तो फिर गले मिलने में देर किस बात की है? सभी एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देने लगते हैं। वंदना जी रागिनी को बहुत सारा उपहार देकर जाने के लिए विदा लेती हुई कहती हैं, विनय शर्मा जी, बाकी की बातें फ़ोन पर ही हो जाएंगी, जैसे सगाई की बातें और भी जो ज़रूरी बातें हों। अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। जी, ज़रूरी हमारी तरफ से भी छोटा सा उपहार मंजूर कीजिए वंदना जी। विनय शर्मा वंदना जी को उपहार देते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत नहीं है, हमारे घर का प्यार है, अब लेने से मना मत कीजिएगा। जी, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। वंदना जी सभी का शुक्रिया अदा करती हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनय शर्मा जी लड़का परिवार वालों से कहते हैं, अच्छा तो अब हम सब चलते हैं। महेश शर्मा विदा लेते हैं। शर्मा जी, वंदना जी, देव और गौरव सभी घर आ जाते हैं। गौरव देव को नई दोस्ती के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए कहता है, दोस्त मैं भी अपने घर जाता हूँ, कल सुबह ऑफिस के टाइम में मिलते हैं। ठीक है। दोस्त अगले दिन ऑफिस में मिलते हैं। अगले दिन दोनों ही समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं। गौरव अपने केबिन में जाकर काम करने लगता है। तभी ऑफिस के बॉस महेंद्र वर्मा गौरव के पास आकर कहते हैं, गौरव, तुम्हें एक मीटिंग के लिए अभी के अभी जाना होगा। नितिन देसाई के ऑफिस में मीटिंग रूम में मीटिंग होने वाली है। ये लो उस मीटिंग की जरूरी फाइल, ये मीटिंग में काम आएगी। और सुनो, मीटिंग में नितिन देसाई की बेटी भूमि देसाई मीटिंग करने वाली है। क्यों सर, नितिन सर भी अभी मुंबई में नहीं हैं क्या? गौरव बॉस सर से पूछता है। हाँ, नहीं है, तभी तो ये मीटिंग उनकी बेटी करने वाली है, और उनकी बेटी लंदन से पढ़कर आई है, और देखो 2 दिन भी नहीं हुए लंदन से आए हुए, और अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगी। हाँ, सर की बेटी है ना, इसलिए, और बेटियां तो हर काम में आगे ही रहती हैं। वैसे क्या नाम है उनका? बताया तो, भूमि देसाई नाम है।
अब जाओ वरना लेट हो जाओगे। सर कुछ पूछना था। अब क्या बाकी रह गया पूछने को? पूछो जो भी पूछना है, पर जल्दी। सर क्या मैं अपने साथ देव को ले जा सकता हूँ? क्यों, बिना उसके मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी क्या? अब जाओ। ओके सर। गुस्सा क्यों होते हो? जा रहा हूँ। गौरव जल्दी जल्दी बैग से नितिन देसाई के ऑफिस पहुंचकर मीटिंग रूम में चला जाता है। मीटिंग रूम में पहुंचते ही गौरव देखता है मीटिंग के लिए सभी क्लाइंट आ चुके हैं और अपनी अपनी फाइल को चेक किए जा रहे हैं। गौरव अपने बगल में बैठे क्लाइंट से पूछता है, हे हेलो, मैं गौरव महेंद्र वर्मा के ऑफिस से। ओह, कहो कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरा क्लाइंट गौरव से पूछता है। अरे नहीं, क्या प्रॉब्लम, बस ये पूछना है कि भूमि मैडम जी दिखती कैसी हैं? क्यों, रिश्ते की बात पक्की करने आए हो? नहीं ना, मीटिंग करने आए हो तो मीटिंग पर ध्यान दो। दूसरा क्लाइंट बोलता है। मीटिंग रूम में भूमि कहती हुई प्रवेश करती है, कृपया सभी शांति बनाए रखें। सबसे पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं भूमि देसाई, नितिन देसाई की इकलौती बेटी हूँ। यहाँ इंडिया में आए हुए 2 दिन ही हुए हैं और मैं अपने पापा के बिजनेस का काम देखने लगी। आज की मीटिंग मेरी पहली ही है, तो अगर मुझसे मीटिंग में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे ज़रूर बताएं। अब मीटिंग की शुरुआत करती हूँ। भूमि मीटिंग करने लगती है। सभी क्लाइंट बारी बारी करके अपनी बात राय में कहता जाता है, पर गौरव भूमि को एकटक देखता हुआ मन में सोचने लगता है, ये तो वही तस्वीर वाली लड़की है, एकदम हूबहू, 1 इंच भी इधर का उधर नहीं, बिल्कुल सेम। आज तस्वीर वाली लड़की सच में हकीकत में बदलकर मेरे सामने खड़ी है और देखो तो बोल भी रही है, या फिर मेरा भ्रम है? नहीं नहीं, ये भ्रम नहीं हो सकता, हकीकत ही है। मैं अभी देव को कॉल करके सब बता देता हूँ। गौरव अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर जैसे ही कॉल करता है तभी भूमि बोलती है, हेलो, अभी फ़ोन यूज करना अलाउड नहीं है, प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट में रखें। गौरव सॉरी बोलता है और मोबाइल फ़ोन वापस अपने पॉकेट में रख लेता है। मीटिंग फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन गौरव सिर्फ भूमि को ही देखता रहता है और सोचता रहता है, ये कैसा इत्तेफाक है, देव ने जिसे ना देखा ना मिला फिर भी उसकी तस्वीर बना दी। मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद भूमि मीटिंग रूम में जाने लगती है। तभी गौरव बोलता है, हेलो मैम, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। भूमि गौरव की तरफ देखती है, फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मीटिंग रूम से चली जाती है। मीटिंग खत्म होते ही गौरव अपने ऑफिस आकर देव से मिलने उसके केबिन में जाता है, पर देव अपने केबिन में नहीं रहता। गौरव देव को कॉल करता है, पर देव कॉल रिसीव नहीं करता। देव को कॉल रिसीव नहीं करने पर गौरव अपने महेंद्र बॉस के पास जाकर पूछता है, सर, देव अपने केबिन में नहीं और उसको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा। हाँ, देव को मैंने ही ऑफिस के काम से अन्ना के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट लाने भेजा है, शायद वो ट्रैफिक में फंसा हो और मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं पड़ती हो। अच्छा तुम बताओ मीटिंग कैसी रही? सर मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर मैं घर जाना चाहता हूँ। क्यों, कोई ज़रूरी काम है? नहीं सर, बस ऐसे ही, मैं घर जाना चाहता हूँ प्लीज़। ठीक है, जा सकते हो, पर अगले दिन ऑफिस का अधूरा काम पूरा हो जाना चाहिए। जी हाँ, हो जाएगा। ओके, अब जा सकते हो। गौरव अपने घर पहुंचता है। गौरव को घर जल्दी आते देख उसकी माँ रचना जी पूछती हैं, बेटा आज जल्दी घर आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं कुछ खाने को ला दूँ? नहीं नहीं माँ, मेरा अभी खाने का मूड नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। गौरव अपने कमरे में जाने लगता है। तभी उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है। गौरव अनजान नंबर देखकर कॉल रिसीव नहीं करता और कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के थोड़ी देर बाद एक बार फिर से कॉल आती है। इस बार गौरव कॉल रिसीव करता है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। क्यों, पहचाना नहीं? नहीं, कौन? पर मेरे मोबाइल पर किसी लड़की का कॉल आया है। कौन हो आप और क्यों कॉल की है? कोई बात है या किसी और ने कॉल करने को कहा? अरे बाबा, थोड़ी सांस तो ले लो, एक ही बार में इतने सारे क्वेश्चन पूछ डाले। सॉरी, आप धीरे धीरे बताइए। इसका मतलब आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आप पहले बताइए तो, आप कौन बोल रही हैं? और मेरे मोबाइल पर किसी लड़की का कॉल आता ही नहीं और आपका नंबर भी अनजान है, तो मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ?
हाँ, ये भी सही बात है। आपका नंबर मुझे वंदना आंटी ने दिया है। वंदना आंटी, देव की माँ? हाँ, मैंने ही देव से बात करने के लिए आंटी से नंबर मांगा तो आंटी ने बोला देव तो तुमसे बात करेगा ही नहीं, इसलिए तुम गौरव का नंबर ले लो और अभी दोनों इस वक्त ऑफिस में ही होंगे तो गौरव तुमको बात करा देगा। अच्छा जी, इसका मतलब आप रागनी बोल रही हैं? अरे हाँ, बहुत जल्दी ही पहचान लिए। हाँ हाँ, कैसे ना पहचान पाऊंगा। और बताइए, सब कुशल मंगल हैं? हाँ जी, सब कुशल मंगल हैं। आप बताइए, आप और आपके दोस्त ठीक हैं? हाँ रागिनी जी, ठीक हैं। पर मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा जैसे आप परेशान हो। कहीं ऑफिस में ज़्यादा काम का प्रेशर तो नहीं? नहीं नहीं रागिनी जी, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात कहूँ गौरव जी? हाँ जी रागिनी जी, कहिए। आप मुझे रागिनी जी नहीं, सिर्फ रानी ही पुकारें। वैसे सभी सहेलियां मुझे प्यार से रानी ही कहती हैं। अरे वाह, रानी बहुत ही प्यारा नाम है। आज से मैं आपको रानी नाम से ही पुकारूंगा। हाँ तो बोलिए रानी, क्या क्या आपकी सेवा करूं? सेवा समझी नहीं? मेरे कहने का मतलब, आपको देव के बारे में जो पूछना है, जानना है, पूछ सकती हैं। अच्छा, देव जी के बारे में? हाँ, देव के बारे में। आपको क्या लगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। करना तो चाहती थी, लेकिन अब नहीं। क्यों, जो भी पूछना है, कहना है, मैं बता सकता हूँ देव के बारे में। नहीं गौरव, रहने दीजिए, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे जिससे बातें करनी थी उससे कर ली। मैं समझा नहीं। खैर जाने दीजिए। गौरव, हाँ बोलो रानी। क्या मैं अभी थोड़ी देर और आपसे बातें कर सकती हूँ? क्या ये विश मेरी पूरी हो सकती है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। अच्छा रानी, आप ही बताइए, आप अपने बारे में, आपकी पसंद नापसंद क्या है? गौरव, सबसे पहले तो आप मुझे आप मत बोला कीजिए। सिर्फ तुम, तुम्हारी रानी, और मैं भी तुम्हें तुम ही कहूँगी। गौरव, कॉल पर रागनी से सिर्फ तुम, तुम्हारी रानी सुनकर उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है और खुद में थोड़ा ठहराव सा महसूस करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या हुआ गौरव, तुम्हें मेरा तुम कहना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं रानी, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, किसी लड़की ने मुझे पहली बार सिर्फ तुम बोलने को कहा, इसलिए सुनकर जरा अपनापन सा लगा। दिल को बहुत ही अच्छा सुकून मिला, इसलिए सोचने लगा, पर मैं अब तो अनजान लड़की नहीं, सिर्फ तुम्हारी रानी। हाँ रानी, और मैं भी सिर्फ तुम्हारा गौरव। रानी, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा सा लग रहा है। थोड़ी देर पहले मन बेचैन सा था, लेकिन अब सुकून सा है। गौरव, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बातें करके। अच्छा रानी, ये बताओ, तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही पूछ लिया। अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं गौरव, ऐसा नहीं है, मैं ये सभी बातें मिलकर बताऊंगी। गौरव, तुम मुझसे मिलोगे? हाँ रानी, क्यों नहीं। अगर तुम मिलना चाहती तो मैं भी मिलना चाहता हूँ। अच्छा गौरव, सुनो। हाँ रानी, बोलो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लेना रानी नाम से। हाँ जरूर कर लूँगा। ओके गौरव, अब कॉल रखती हूँ, फिर कभी बातें करती हूँ। ठीक है, अगर मेरा मन हुआ तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ? हाँ जरूर गौरव, अब कॉल रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी जरूर, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके। ओके बाय। गौरव, टेक केयर। टेक केयर यू टू। गौरव रानी से बातें करके बहुत ही खुश रहता है। वो रानी से किए बातों को याद करते हुए बेड पर आराम करने लगता है। आराम करते करते गौरव गहरी नींद में सो जाता है। रात्रि के 10 बज चुके थे। देव खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने आता है। बिस्तर पर आराम करते हुए देव अपना मोबाइल फ़ोन देखता है। अरे इतने सारे मिस कॉल, शायद कोई ज़रूरी बात बतानी होगी, तभी गौरव का इतना सारा मिस कॉल है। कोई ना, अभी कॉल कर लेता हूँ। देव उसके मोबाइल पर कॉल करता है, पर गौरव गहरी नींद में सोने की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाता। शायद नींद में सो रहा है, तभी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ऐसा करता हूँ, अगली सुबह गौरव को कॉल करता हूँ। देव ऐसा सोचकर वो भी सो जाता है। देव अगली सुबह उठते ही गौरव के पास कॉल करता है। गौरव देव का कॉल देखकर झट से रिसीव करता हुआ बोलता है, हेलो देव, मुझे तुम्हें बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। हाँ तो बताना, फ़ोन पर ही नहीं, ऑफिस में मिलकर बातें करते हैं। अच्छा फिर ठीक है, मिलते हैं ऑफिस में। और सुन, मुझसे बिना मिले कहीं मत जाना, ऑफिस से
अच्छा देव, तुमसे मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और सुनो देव, हाँ बोलना, सुन रहा हूँ। 2 दिन पहले जो तूने तस्वीर बनाई है उसकी पिक अपने मोबाइल में खींच लेना। लेकिन ऐसा क्यों गौरव? दोस्त जितना कहता हूँ उतना कर। ओके, मिलते हैं ऑफिस में। गौरव कॉल कट कर देता है। देव मन में सोचने लगता है, गौरव ने तस्वीर की पिक खींचने को क्यों कहा? क्या कहने का क्या मतलब था उसका? अब ये बात तो सिर्फ गौरव ही बता सकता है। दोनों ही वक्त पर ऑफिस पहुंच जाते हैं। गौरव देव को देखकर उसके पास आते ही गले से लगकर अपनी दोनों बाहों से पकड़ते हुए कहता है, दोस्त, जिस तस्वीर वाली लड़की की सूरत तू बस अपने ख्वाबों और सपनों में देखता है, आज उस तस्वीर वाली लड़की से मिलने का समय पूरा हो चुका है। तू उससे हकीकत में भी मिल सकता है। क्या? गौरव की बात सुनते ही देव अचंभित होकर कहता है, ये क्या बोल रहा है? तू तो हमेशा मुझे समझाया करता बस वो ख्वाब है, कोई हकीकत नहीं, और आज तू ही कह रहा तस्वीर वाली लड़की से मिलने का समय हो चुका है। हाँ मेरे दोस्त, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। तू पहले की तरह क्यों बात कर रहा है? मुझे सही से बताना, तू मुझे क्या बताना चाहता है? दोस्त, कल मैं जिस मीटिंग में गया था तो उसी मीटिंग में मैंने तेरी बनाई तस्वीर जैसी ही हूबहू लड़की देखी, एकदम तस्वीर वाली। और तुझे पता है वो कौन है? कौन है वो? मशहूर बिजनेसमैन नितिन देसाई की इकलौती बेटी भूमि देसाई है, जो 2-4 दिन पहले ही लंदन से पढ़कर इंडिया वापस आई है। और जिस रात्रि तूने उसकी पूरी तस्वीर सही तरीके से तस्वीर बनाई है, उसी दिन भूमि इंडिया वापस आई है। गौरव, मुझे उससे मिलना है। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए तो कह रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। दोनों ही एक साथ ऑफिस से चलने की तैयारी करते हैं। तभी ऑफिस के बॉस सर दोनों को बुलाकर पूछते हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? महेंद्र सर देव और गौरव से पूछते हैं, जी सर, हम दोनों एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाने वाले हैं। अगर नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। गौरव अपने बॉस सर से कहता है। बॉस सिगरेट की कस लगाते हुए कहता है, क्यों, ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जिसके लिए तुम दोनों को अभी ही जाना है, वो भी साथ में? सर अभी नहीं बता सकते, कहानी बहुत लंबी है, कभी फुर्सत में बता देंगे। गौरव अपने बॉस की बात को टालते हुए कहता है, ठीक है, तो कोई एक ही जाएगा, या तो तुम जाओ या फिर देव जाएगा। ऑफिस में और भी बहुत सारे काम हैं, उसे कौन पूरा करेगा? सर प्लीज ऐसा मत कहिए, हम दोनों लेट नाइट तक ऑफिस के सारे बाकी काम कर लेंगे। लेकिन किस काम से जाना चाहते हो ये तो बता दो, बॉस डांटते हुए पूछते हैं। सर पर्सनल है, बात समझने की कोशिश कीजिए। गौरव भी ऊंची आवाज में बोलता है, चलो फिर ठीक है, जाओ। अच्छा सुनो, महेंद्र बॉस आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर बोलते हैं। गौरव जल्दी में, जी सर बोलिए, अब कौन सा काम बाकी रह गया? बॉस मुस्कुराते हुए कहते हैं, काम नहीं है, बस आज शाम तुम दोनों को मेरे साथ चलना है। गौरव मन में सोचता हुआ, अभी तो सर गुस्से में थे और अगले ही पल इनका इस तरह से मुस्कुराना समझ से बाहर है। क्या सोच रहे हो? गौरव बॉस गौरव की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं सर, लेकिन हमें तो शाम को ऑफिस के बाकी काम पूरे करने हैं, तो आपके साथ कैसे जा सकते हैं? हाँ पता है, पर अगले दिन कर लेना। जी सर, लेकिन जाना कहाँ है? मेरा तो पर्सनल नहीं, इसलिए बता देता हूँ। नितिन देसाई की बेटी भूमि देसाई की एंगेजमेंट है, उसी में जाना है। अकेले जाने का मूड नहीं हुआ, इसलिए सोचा तुम दोनों को साथ में लेकर जाऊं। भूमि की एंगेजमेंट की खबर सुनते ही दोनों मायूस हो जाते हैं। अरे अब क्या हुआ? अभी तो चहक चहक कर बोल रहे थे, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो चुपचाप मायूस खड़े हो? देव कहता है, सर कुछ नहीं, हम दोनों चलेंगे। अच्छा ठीक है, अभी जहाँ जाना चाहते हो जाओ, पर शाम को वक्त पर आ जाना मेरे साथ चलने के लिए। महेंद्र सर इतना बोलते ही अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। देव अपने केबिन की तरफ जाता हुआ कहता है, दोस्त अब भूमि के पास जाने से कोई फायदा नहीं। गौरव देव को समझाते हुए कहता है, देव क्या हुआ? तो सगाई होने वाली है, हुई तो नहीं ना? चल अभी के अभी।
दोनों से बातें करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात बनी जाएगा। गौरव उसकी सगाई होने वाली है, मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। क्या पागलों की तरह बात कर रहा है? पिछले 2 साल से उसकी तस्वीर पागलों की तरह आधी अधूरी बनाकर अपनी पहचान ढूंढता रहा, और जब आज तुझे तकदीर अपनी बनाई तस्वीर से मिलाना चाहती है तो तू खुद ही उससे पीछे हट रहा है। देव अपनी आवाज भारी किए हुए बोलता है। तो क्या करूं? अब वहां जाकर मैं क्या कहूंगा? भूमि तो मुझे जानती तक नहीं। हाँ ठीक है, नहीं जानती, लेकिन एक बार मिल तो लो। तुम एक बार उसे बताकर तो देखो, कम से कम तुम्हें ये तो मलाल नहीं रहेगा। हमने उसे पहचान कर भी कुछ ना बोला। मेरे दोस्त, अब एक पल की भी देरी ना कर चलने में। अगर अभी नहीं गए तो फिर बहुत देर हो जाएगा। दोस्त, कब किससे कौन सा रिश्ता जुड़ जाए, इस बात की खबर हम सबको नहीं होती। ये बस ऊपर वाला ही जानता है। गौरव की बातें सुनकर देव के चेहरे से मायूसी हटने लगती है। गौरव देव का हाथ पकड़कर अपने साथ देव को लेकर ऑफिस के बाहर आ जाता है। बाइक से दोनों ही भूमि के घर पहुंचते हैं। भूमि के घर के मेन दरवाजे पर गार्ड खड़ा होकर अपनी ड्यूटी कर रहा था। गार्ड को देखकर गौरव बाइक रोककर उससे कहता है, हम दोनों ऑफिस के स्टाफ हैं। नितिन सर से काम के सिलसिले में मिलना चाहते हैं, तो हम दोनों को अंदर जाने दीजिए। लेकिन नितिन सर तो अभी अपने घर पर नहीं, वो तो ऑफिस में हैं। गार्ड दोनों को अंदर जाने से रोकता हुआ कहता है, हाँ तो कोई बात नहीं, उनकी बेटी भूमि देसाई से ही मिलकर जरूरी बातें करके वापस चले जाएंगे। भूमि बिटिया भी घर पर नहीं है। क्यों, आज उनकी सगाई है ना? फिर घर पर क्यों नहीं है? हाँ, आज उनकी सगाई है, इसलिए बिटिया पार्लर गई है। अच्छा, कितना वक्त लगेगा उनको आने में? अब तो ये नहीं पता, लेकिन भूमि बिटिया को गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, शायद आ रही हूँ। अब तक आप दोनों अंदर जाकर गार्डन में रखी चेयर पर बैठकर उनके आने का इंतजार कर सकते हैं। ये सही रहेगा। चलो बैठकर अंदर इंतजार करते हैं, गौरव देव से कहता है। गौरव और देव गार्डन में आकर लगी चेयर पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति बाग में चलता हुआ नजर आता है। देव उनको देखते ही उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आप भुवन बाबा हो ना? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उनको कैसे जानता हूँ? बाबा अपने शर्ट के पैकेट से चश्मा निकालकर पहनते हुए कहते हैं, कौन? बेटा तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। बेटा तुम राजेश्वर हो क्या? बोलो ना बेटा, तुम राजेश्वर हो क्या? नहीं बाबा, मैं देव हूँ। लेकिन ये राजेश्वर कौन है, और आपने मुझे राजेश्वर क्यों पुकारा? देव बाबा से पूछता है। देव नाम कहा ना तुमने, पर बेटा तुम तो मेरे लिए राजेश्वर ही हो। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ बैठो और ये बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए हो? बाबा मैं भूमि से मिलने आया हूँ। देव बाबा से कहता है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, तुम भूमि से ही मिलने आए हो। बेटा क्या तुम भूमि से पहली बार मिलने आए हो, या फिर पहले भी मुलाकात हो चुकी है? हाँ बाबा, पिछले 2 सालों से मुलाकात हो रही है, लेकिन सिर्फ तस्वीरों में, और अभी हकीकत में पहली बार ही मिलने आया हूँ। तस्वीरों में? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा देव से पूछते हैं। बाबा पिछले 2 सालों से लगातार मैं एक ही तस्वीर आधी अधूरी बनाता रहा, और कुछ दिन पहले ही भूमि की तस्वीर पूरी तरह बना पाया हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ, मेरे हाथों की उंगलियाँ भूमि की तस्वीर क्यों बनाती रहती हैं? क्यों उसकी तस्वीर के ख्वाब मेरे सपने में आया करती हैं? बेटा तुम्हारे इन सवालों के जवाब मेरे पास। बाबा आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सच में आपके पास मेरे सवालों का जवाब है? तो बताइए ना, मुझे जानना है। भूमि की तस्वीर मैं क्यों बनाता रहता हूँ? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए तुम्हारा प्यार तुझ में याद बनकर साथ साथ तेरे एहसास में पलती बढ़ते रहे। और जब प्यार यौवना अवस्था में आई, तो भूमि की तस्वीर में तेरे हाथों की उंगलियों से तस्वीर बनती गई, तेरी प्यासी आंखों को देखने लगी। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया। और ये राजेश्वर कौन है? बाबा अपने दोनों हाथ से देव के चेहरा छूते हुए कहते हैं, बेटा देव, तुम ही राजेश्वर हो। तुम अपने पिछले जन्म का प्यार सोलंकी आयुषी को पाने के लिए फिर से एक बार जन्म लिए हो। सोलंकी आयुषी ये कौन है? देव आश्चर्य में पूछता है। बेटा राजेश्वर की प्रेमिका, यानी कि तुम्हारी पिछले जन्म की प्रेम प्यार सोलंकी आयुषी। बाबा की बात सुनते ही देव कुछ याद करने की कोशिश करता है,
पर देव को कुछ भी याद नहीं आता। इस तरह देव बहुत ही परेशान हो जाता है। देव को परेशान देखकर गौरव बाबा से पूछता है, बाबा आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्त को अच्छे से बताओ ना, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसकी हालत देखिए, ये कितना परेशान हो रहा। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे दोस्त की हालत समझ सकता हूँ, बाबा गौरव से कहते हैं। बाबा देव की पीठ सहलाते हुए कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें सब कुछ कहना समझाना चाहता हूँ। हाँ बाबा बोलिए, मैं सुनने और समझने के लिए तैयार हूँ। और बाबा आप मुझे कैसे पहचानते हो, ये भी जानना चाहता हूँ, देव बाबा से पूछता है। हाँ बेटा, तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, वहाँ चलकर, जहाँ तुम महसूस कर सकते हो। मैं जो जो बताऊंगा उसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो, महसूस करके खुद में एहसास भर सकते हो। पर देव को जाना कहाँ है बाबा? गौरव बाबा से पूछता है। बेटा यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। शहर से दूर गोलची गांव में पुरानी हवेली है, जो अब खंडर हो चुकी है। मैं तुम दोनों को ही लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ तो चलिए ना बाबा, किस बात की देरी? मैं बाइक चलाऊंगा, आप और देव दोनों साथ में बाइक के पिछली सीट पर बैठकर चलिए। बाबा आप रास्ता बताते रहना, मैं उसी राह को चलता रहूंगा, गौरव बाबा से कहता है। ठीक है चलो बेटा, बाबा हामी भरते हुए बोलते हैं। देव और गौरव बाबा को लेकर पुरानी हवेली के पास पहुंचते हैं। बाबा जी गौरव और देव के साथ हवेली के पास पहुंचते हैं। बस बेटा, अब बाइक रोक दो, बाबा जी गौरव को बोलते हैं। देव और गौरव हवेली को बाहर से देखने लगते हैं। सिर्फ देखते ही रहोगे या हवेली के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ोगे भी? बाबा दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं। गौरव इधर उधर देखता है, फिर एक बड़ा सा पत्थर को उठाकर ताले पर जोर से दे मारता है। पत्थर काफी भारी होने की वजह से गेट पर ताला अगले ही पल 2 हिस्सों में टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ताला टूटते ही देख बाबा हवेली के मेन गेट को खोलते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। गौरव बाबा को अंदर जाते देख देव के समीप आकर उसके कान में धीरे से कहता है। देव मुझे तो ये बाबा भूत लग रहे हैं। देखो इस हवेली की हालत बिल्कुल ही भूत बंगला जैसी दिख रही है, तो इसमें जिंदा मानुस का क्या काम? बाबा अपने चलते कदम रोकते हुए कहते हैं। तुम दोनों वहीं क्यों खड़े हो, आगे बढ़ो मेरे साथ, अंदर हवेली में आओ। देव गौरव का हाथ पकड़कर कहता है, चलना। गौरव खड़ा क्यों है? गौरव हवेली की हालत देखकर डर जाता है। डरते डरते कहता है, कहीं ऐसा ना हो हम दोनों हवेली में जाकर हमेशा के लिए हवेली में गायब हो जाएं और कभी बाहर आए ही ना। देव गौरव को डांटते हुए, क्या उटपटांग बातें कर रहा है तू? मुझे डरा रहा है या फिर तुझे मजाक करने की सूझ रही है? नहीं मेरे दोस्त, पर तुझे हवेली की हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मायावी जाल में फंसने का जाल बिछा हो, और कहीं गलती से हम दोनों फंस गए तो क्या होगा हम दोनों का? और अभी तो हम दोनों की शादी भी नहीं हुई यार, ऐसे कुंवारा नहीं मरना चाहता। गौरव ऐसा कुछ नहीं होगा, और तेरे मन में जो भी बातें आ रही हैं उसे मत बोला कर, बस बाबा की बताए रास्ते पर चल। देव गौरव को समझाते हुए कहता है। दोनों साथ में चलते रहते हैं। अंदर हवेली के गार्डन में पहुंचकर दूर चलने के बाद बाबा हवेली के अंदर जाने के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। बाबा हवेली के प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर द्वार पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखते हैं। कुछ देर के बाद ही द्वार अपने आप ही खुल जाता है। द्वार के अपने आप खुलते देख गौरव देव से कहता है, अरे ये क्या? देव बाबा तो चमत्कारी निकले, देखा तो कैसे अपनी उंगलियों को घुमाते हुए कुछ लिखते हैं और द्वार खुल जाता है। यार मुझे हवेली के अंदर नहीं जाना, अगर तुझे जाना है तो तू जा, पर मुझे अब नहीं जाना। देव गौरव का हाथ पकड़कर रोकता हुआ कहता है, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और तुझे हो क्या गया? पहले तो इतने सारे लेक्चर झाड़ता रहा कि मैं भूमि की सगाई ना होने दूं, ऐसा करूं वैसा करूं, और जब तेरे साथ आया हूं सच्चाई जानने के लिए तो तू पीछे हट रहा है। यार हट नहीं रहा, पर मुझे डर लग रहा है, गौरव डरता हुआ कहता है। देख गौरव, दिन में भूत नहीं होते, तो तू चुपचाप चल, ऐसे बच्चों की तरह बहाने मत बना। देव देखना, हवेली के अंदर कितने बड़े बड़े मकड़ी के जाल चारों तरफ बिछे हुए हैं। हाँ मुझे दिख रहे हैं, चल साथ में हम दोनों मिलकर साफ कर लेंगे। और बाबा भी तो अंदर गए हैं ना, फिर तू इतना क्यों डर रहा है? पहले देव हवेली के अंदर की तरफ प्रवेश करता है।
देव के कदम हवेली में पड़ते ही मकड़ी के बड़े बड़े जाल अपने आप ही गायब हो जाते हैं। अरे वाह देव, तू भी चमत्कारी निकला। देख तो तेरे एक कदम हवेली में पड़ते ही सारे मकड़ी के जाल गायब हो गए। पता नहीं अब क्या क्या गायब होने को है। और ये बाबा जी कहाँ चले गए, वो भी नहीं दिख रहे। गौरव बोलता हुआ बाबा को इधर उधर देखते हुए ढूंढने लगता है। तभी बाबा अचानक से अपने हाथ में बड़ी बड़ी तस्वीर लेकर दोनों के समीप आकर कहते हैं, बेटा देव, राजेश्वर और सोलंकी आयुषी की तस्वीर लेने चला गया था, लेकिन इस तरह अचानक से कैसे आ गए? अभी तो आप यहाँ नहीं थे। गौरव बाबा से पूछता है। बेटा गौरव, बोला ना तस्वीर लेने चला गया था। अच्छा ठीक है, दिखाओ मुझे राजेश्वर कैसा दिखता है। गौरव बाबा से कहता है। हाँ देखो देव, तुम भी देखो। बाबा दोनों को तस्वीर दिखाने लगते हैं। राजेश्वर अपनी तस्वीर में वीर कुंवर की तरह मखमली लिबास पहने हुए, हीरे मोती से जड़े हुए आभूषण भी पहने हुए थे। सोलंकी आयुषी की लिबास ऐसे जैसे मानो जंगलों में रहने वाली वीर योद्धा की लिबास जैसी, हाथ में तलवार, पीठ पर धनुष, तीर कमान की ढाल। देव और गौरव दोनों की तस्वीर देखकर बाबा की तरफ देखने लगते हैं। ऐसे देखते हैं मानो जैसे पूछ रहे हो, बाबा आप जल्दी से तस्वीर की कहानी बताएं। बेटा देव, तुम अपनी तस्वीर को ध्यान से देखो और महसूस करो मैं कौन था। क्या बाबा? देव अपनी पिछले जन्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर ये महसूस कैसे कर सकता है? गौरव बाबा से कहता है। बाबा गौरव को चुप कराते हुए कहते हैं, तुम चुपचाप रहो, थोड़ा शांति बनाए रखो। तभी देव अपनी पिछले जन्म को महसूस करने लगता है। देव तुम अपनी तस्वीर की तरफ ध्यान से देखो। देव अपनी तस्वीर की तरफ ध्यान से देखने लगता है। देखते देखते देव की आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। ये क्या देव, तू तो रोने लगा। तू रो क्यों रहा है? गौरव देव से पूछता है। मैंने कहा ना तुम्हें अभी शांत रहो, फिर बीच में क्यों बोल रहे? बाबा गौरव को चुप कराते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिए बाबा जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। गौरव बाबा से माफ़ी मांगते हुए बोलता है। खुद बाबा दोनों को नीचे ज़मीन पर बिठा देते हैं और वो भी ज़मीन पर बैठकर कहानी कहने लगते हैं। बेटा देव, तुम इस हवेली के राजा पुष्पेंद्र सिंह के इकलौते बेटे राजेश्वर सिंह थे। तुम अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। तुम्हारे पिता पुष्पेंद्र और तुम्हारी माता कोमिली सिंह की बहुत सारे जप तप करने के बाद तुम उनके जीवन में उजाले की किरण बनकर जागे थे। धीरे धीरे तुम बड़े होने लगे। तुम बहुत ही तेज और आकर्षणवान बालक थे। जब तुम 12 वर्ष के थे तब अपने मंत्री के साथ जंगल में घूमने गए। जंगल में घूमते घूमते तुम एक पत्तों से बिछी परत पर जाल में फंस गए और कुछ जंगली भेड़िए तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ने लगे। तभी उसी वक्त जंगल में रहने वाले सोलंकी विष्णु की बेटी सोलंकी आयुषी ने अपने धनुष से तीर की वर्षा करके सभी जंगली भेड़ियों को मार डाला। इस तरह वो तुम्हारी जान बचा ली। सोलंकी आयुषी जंगल के वातावरण में पली बड़ी थी। खूंखार जंगली जानवरों से खेलना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसकी बहादुरी और तीर चलाना देख तुम्हें वो बहुत भा गई। उसी वक्त तुमने उसे अपना दोस्त बनाकर उसको हवेली में रहने के लिए अपने माता पिता को भी राजी कर लिया। इस तरह तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताने लगे थे। धीरे धीरे तुम दोनों बड़े होने लगे। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर ये बात तुमने अपने पिता से बताई। तुम्हारे पिता प्यार की बात सुनते ही तुम दोनों की शादी की घोषणा कर दी और कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी धूमधाम से हो गई। सुहाग रात वाले दिन सोलंकी आयुषी के साथ बहुत ही खुश थे, लेकिन अगली सुबह सोलंकी आयुषी की मौत हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब राजेश्वर का जन्म हुआ था तो उसकी कुंडली में ग्रहण दोष था और राजेश्वर की मृत्यु 21 वर्ष पूरे होते ही हो जाने वाली थी। लेकिन इसका एक उपाय भी था। अगर राजेश्वर को 21 वर्ष पूरे होने से पहले अपनी मनचाही लड़की के साथ ब्याह हो जाए और उसे सुहाग रात वाले दिन उसी कमरे के बाहर सम्यक की प्रक्रिया चलाई जाए। सम्यक करने का मतलब है दो समान यज्ञ एक ही स्थान पर, एक लड़की के नाम से एक लड़का के नाम से, लड़का की आयु बढ़ाने के लिए और लड़की की आयु पति के आयु के साथ जुड़ जाएगी और वह यज्ञ रात्रि के दोपहर के बीच में ही खत्म हो जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार राजा पुष्पेंद्र सिंह ने समयज्ञ का आयोजन किया, पर इस बात की खबर किसी को भी ना थी। यज्ञ होता रहा। राजेश्वर सोलंकी आयुषी के साथ
अपनी सुहागरात मना रहे थे और कमरे के बाहर यज्ञ प्रक्रिया हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे में लिप्त होकर गहरी नींद के आगोश में चले गए। कमरे के बाहर रात्रि के दोपहर बीतते ही सोलंकी आयुषी के नाम की यज्ञ में मिट्टी व राख डालकर जलते हवन की ज्योति को बुझा दिया जाता है और राजेश्वर नाम की यज्ञ हवन को जलते ज्योति में रहने दिया जाता है। अगली सुबह होते ही राजेश्वर सोलंकी आयुषी को मृत देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद भी उसी वक्त अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। राजा पुष्पेंद्र सिंह अपने बेटे का ये हाल देख बर्दाश्त नहीं कर पाते और खुद अपने पेट में तलवार की नोक से खुद को मार डालते हैं। इस तरह हवेली में मौत का साया देखकर सभी डर कर भाग जाते हैं। सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मैं भी उस दृश्य से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पाता। मुझे मेरे प्राणों को मुक्ति नहीं मिलती है। फिर एक दिन हवेली में आवाज़ गूंजने लगती है। मुझे एक बात याद रखना है, मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं राजेश्वर और सोलंकी आयुषी की फिर से जन्म होने के बाद तुम दोनों को मिलाकर शादी के बंधन में ना बांध दूं, तभी मुझे शांति मिल पाएगी। बाबा, आपने तो पूरी कहानी बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कौन हैं। देव बाबा से पूछते हैं। बेटा, वह देखो सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर में वही हूँ मैं। देव और गौरव सामने वाली दीवार पर लगी तस्वीर को देखने लगता है। तस्वीर ज़्यादा ऊंचाई पर लगी थी और धूल पड़ने की वजह से साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी। देव गौरव से कहता है, इधर आ मेरे पास, मदद तो कर तस्वीर पर लगी धूल को हटाने में। गौरव देव की मदद करने लगता है। तस्वीर पर पड़ी धूल साफ होते ही तस्वीर के नीचे बॉर्डर वाले हिस्से में लिखा पढ़कर दोनों के होश उड़ जाते हैं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।